हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी एकेडमी। आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का। और इस कोर्स में ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ लेआउट बनाकर रखा है पूरे कोर्स का, जिसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसके बाद है ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कवर करेंगे। और लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। आप इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्टैटिक्स में मतलब समथिंग इज एट रेस्ट। मतलब ये ब्रांच है फिजिक्स का जो जब चार्ज रेस्ट में है उससे डील करता है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, डील्स विथ स्टैटिक चार्ज और चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा वो सारी चीज़ें, उसमें फिर चार्ज के बीच में क्या इंटरेक्शंस होगा, वो क्या फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब दो चार्ज आपस में एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या उनके बीच में फोर्स का इंटरेक्शन होगा, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। साथ में एक हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम जब चार्ज मोशन में आता है तो फिर क्या क्या फेनोमेना होता है, वो सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में करेंगे डिस्कशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में करेंगे, और अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम करने वाले हैं चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा पैटर्न जनरेट होता है वो सब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि चार्ज होता क्या है। चार्ज, व्हाट इज चार्ज, कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज को। एक्चुअल में इट्स एक्सट्रिंजिक नहीं, इसे कहते हैं इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इंट्रिंजिक प्रॉपर्टी का मतलब इट्स अ मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, जस्ट लाइक अ मास। जैसा मास किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है, कोई भी मैटर आप ले लो मास होगा ही होगा, तो आप कोई भी मैटर ले लो उसमें चार्ज होगा ही होगा। चार्ज और मास समझो एक साथ चलते हैं। जहाँ भी चार्ज है वहाँ मास है, जहाँ भी मास है वहाँ पे चार्ज है। मतलब आप इस तरीके से समझ लो कि इस यूनिवर्स में कोई भी मैटर, एवरीवेयर चार्ज इज प्रेजेंट, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। हम जानते हैं एटम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। और एटम में क्या होता है, एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके आप लोगों को उससे अवेयर हैं, अपने लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं या अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे कि एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, ये चार्ज कैरियर्स हैं। मतलब इस पर चार्ज कैरी करते हैं, एक पॉजिटिव करता है, एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो और सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो एटम से नहीं बना होगा, और सब में एटम है तो उसमें चार्ज है। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि चार्ज इज़ एवरीवेयर। तो चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, और डिपेंड करता है कि चार्ज का स्टेट क्या है। चार्ज यदि रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज मोशन में है तो दो टाइप का मोशन हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ये सब आप जानते हैं। यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो चार्ज यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। बट अगर चार्ज एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तब वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन होता है। मतलब वहाँ पे रेडिएशन होता है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं होगा, कोई वेव का जनरेशन नहीं होगा। जब चार्ज एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो वहाँ पे रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है वहाँ से। तो चलिए वो सब आगे हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चार्ज का सिंबल है उसे हम क्यू से, ये लेटर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों से डिनोट करते हैं, इन दोनों लेटर से। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब है, ये भी हम जानते हैं। कैपिटल सी से इस कूलम्ब को डिनोट करते हैं। डायमेंशन फार्मूला आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है M0 L0 T1 A1। देखिए डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से आता है, ये सब आप लोग अपने क्लास 11th के कोर्स में सीख चुके हैं। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको
कि यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला ये कैसे आया। एक्चुअल में ये डिराइव होता है इस फॉर्मूला से, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम वैसे पढ़ेंगे, वैसे आप अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि करंट होता क्या है। इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो किया, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हुआ। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, Q इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आप लोगों ने अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा होगा, Q इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, जिसमें से कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी आपका करंट भी होता है और टाइम भी होता है। तो यहाँ से आप Q का जो है डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। Q का डायमेंशन यहाँ से कैसे निकालोगे, I का डायमेंशन क्या हो जाएगा A, और T टाइम है तो इसका डायमेंशन क्या हो गया T। तो आप इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे M और L का कोई भी डायमेंशन नहीं है, मास का और लेंथ का कोई डायमेंशन नहीं है, तो हमने M के पावर में 0 लिया, L के पावर में 0 लिया। एम्पियर का डायमेंशन कितना है 1, तो एम्पियर का 1 लिया है। टाइम का डायमेंशन कितना है 1, तो टाइम का 1 पावर लिया है। तो इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज का। अब बात करते हैं चार्ज क्या है। वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं। तो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इट हैज़ नो डायरेक्शन। बट जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं तो वहाँ पे चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो आप कह सकते हो कि फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है। वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम चार्ज को ऐड करते हैं तो अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, मतलब इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। तो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो वेक्टर एडिशन का कुछ अलग रूल्स है, उस रूल्स के थ्रू हम इसका एडिशन नहीं करते। चार्ज का जो एडिशन होता है उसका वो एडिशन हम सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा के साथ उसका एडिशन करते हैं। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एग्जिस्ट इन एवरीथिंग अराउंड अस, ये मैंने आपको समझा दिया अभी कि चार्ज जितना भी मैटर है सब कुछ में चार्ज प्रेजेंट है। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, और एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन दोनों क्वांटिटी को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करते हैं आप ई से। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये न्यूक्लियस है, जो प्लस साइन न्यूक्लियस का इसलिए दिया जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। और क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चार्ज टोटल 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैव, अच्छा अब बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे कोई भी मैटर है, यदि वो न्यूट्रल है तो ऐसा नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे कि सपोज आप हाइड्रोजन की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम की बात कर लिया, यहाँ पे ध्यान से देखना। सपोज यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z इज इक्वल टू 1। मतलब ये किसके इक्वल होगा, P के, और किसके इक्वल होगा, E के। मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो क्या है वो न्यूट्रल है। और ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है इसके पास। 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रिसाइड करता है। बस उसका नेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। और वो चार्ज कितने के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। तो ये कूलम, इतना कूलम चार्ज जो है प्रोटॉन पे है प्लस में और इलेक्ट्रॉन पे है माइनस में। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज 0 हो गया, तो वो न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के लिए देख सकते हो। हर एटम में यदि वो एटम न्यूट्रल है, तो उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम चार्ज को डेवलप कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी डेवलप अ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कैसे चार्ज डेवलप करोगे आप, तो बस एक ही तरीका है चार्ज को डेवलप करने का, सिर्फ एक ही तरीका है, आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। किसी मैटर से, किसी ऑब्जेक्ट से आपको इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना है। यू कैन टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन और यू कैन ऐड दैट इलेक्ट्रॉन्स टू द अनदर बॉडी। मतलब आप किसी को ऐड कर सकते हो उस इलेक्ट्रॉन को किसी में,
और किसी से आप रिमूव कर सकते हो, तब जाके चार्ज डेवलप होगा। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, नेम ए और बी, ठीक है। ए से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला और बी को दिया, तो इससे क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। पहले ये न्यूट्रल था, पहले ये न्यूट्रल था, मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, जब मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था तब ये न्यूट्रल था, और जब मैंने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया था तब बी भी न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल का मतलब ये था कि इसके पास इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन था और इक्वल नंबर में प्रोटॉन था। तो मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, दोनों के केस में। न्यूट्रल जब भी होता है कोई भी मटेरियल तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। नेट इफेक्ट चार्ज का क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से मैंने जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई इसके पास, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई ए के पास। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैंने इसको ऐड किया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, तो क्या हुआ, बी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ गया। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ गया वहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस अमाउंट में आ गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई, नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हो गई, मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ए जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बी हो गया नेगेटिवली चार्ज। ये आप देख सकते हैं, जहाँ से भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस भी मटेरियल को आप इलेक्ट्रॉन दोगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे, आपने ये पढ़ा होगा Na+Cl- सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये नेगेटिव हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये सब सिंपल बेसिक्स है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज की कुछ। तो अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज का ही डिस्कशन कर रहे थे, तो उसकी प्रॉपर्टीज में उस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब इट ऑलवेज अवेलेबल इन पैकेट्स। क्वांटाइज का मतलब होता है पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं कि जैसे सपोज आप सपोज कहीं परचेस करने जा रहे हैं मिल्क, ठीक है, कहीं मिल्क, कहीं भी आपका कोई डेयरी का कोई पार्लर है, आप वहाँ से मिल्क लेने जा रहे हैं, और मिल्क वहाँ पे हमेशा पैकेट के फॉर्म में ही मिलता है, या तो ½ लीटर का पैकेट मिलेगा या 1 लीटर का पैकेट मिलेगा। तो सपोज एज्यूम कर लो कि वहाँ पे सिर्फ ½ लीटर का पैकेट ही अवेलेबल है मार्केट में, और आपके घर पे बोला गया कि जाओ 3 लीटर मिल्क लेकर आओ, तो आप क्या करोगे, आप जाके 6 पैकेट लेकर आओगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि वहाँ यदि आपसे कोई कहे कि 1 कप मिल्क लेकर आओ तो आपको मिलेगा नहीं, आपसे कहे कि 1 ग्लास मिल्क लेकर आओ तो आपको मिलेगा नहीं। मतलब फ्रैक्शन अमाउंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा उस यूनिट में मिलेगा, उस पैकेट के यूनिट्स में ही मिलेगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब यही है कि चार्ज भी अवेलेबल होता है हमेशा पैकेट के फॉर्म्स में, वो कभी फ्रैक्शन अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको अभी समझाता हूँ कि चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं। जब भी चार्ज कहीं पे भी डेवलप होता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, क्योंकि चार्ज को कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। और जब भी कहीं पे चार्ज डेवलप होता है, कहीं पे भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब आप करोगे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी आप इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर करोगे। 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन का कर सकते हो, या n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हो, वेयर n इज ए इंटीजर। आप ½ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, ½ इलेक्ट्रॉन को तो आप फ्रैक्शन कर नहीं सकते। आपसे कोई कहे कि आप 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दो तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपसे कोई कहे कि आप 1.3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वो कितने में ट्रांसफर होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में ट्रांसफर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हो, 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब ये जब भी होगा वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चार्ज डेवलप होगा वो हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में ही डेवलप होगा। देखिए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट कितना होगा चार्ज का, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, बट मैं यहाँ पे साइन लेकर नहीं चल रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो अमाउंट है चार्ज का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज।
और इट इज़ द क्वांटा ऑफ चार्ज। आप इसको कह सकते हो क्वांटम ऑफ चार्ज या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, सबका एक ही नाम है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सबका अगर कहीं पे कुछ नाम लिखा हुआ है, कहीं पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, तो उसका मतलब भी यही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कहीं पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज लिखा है, उसका मतलब भी यही है। कहीं पे क्वांटम ऑफ चार्ज लिखा हुआ है, उसका मतलब भी यही है। कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखा है, उसका मतलब भी यही है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज अवेलेबल है, दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज दिस इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज क्वांटम ऑफ चार्ज। तो हमेशा ध्यान रखो ये कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब चार्ज ऑन ए बॉडी एग्जिस्ट इन एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ये आप देख सकते हैं कि जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने ए लिया, एक ऑब्जेक्ट बी लिया, ए से हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया और बी में ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली ए पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। और हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ वो हो गया कितना, क्यू। तो इस दोनों पे इक्वल अमाउंट चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला है उतना ही इलेक्ट्रॉन मैंने इसको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे प्लस क्यू आ गया और यहाँ पे माइनस क्यू आ गया। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया। तो ये क्यू जो है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो यहाँ पे डेवलप हुआ, ये कितना हो सकता है, या तो प्लस माइनस ई के इक्वल हो सकता है, डिपेंड करता है क्यू का नेचर क्या है, प्लस है या माइनस है, या प्लस माइनस 2 क्या हो सकता है, या प्लस माइनस 3 हो सकता है, या प्लस माइनस 4 हो सकता है। इस तरीके से प्लस माइनस n इंटू ई हो सकता है। n इज इंटीजर वैल्यू और e क्या है, e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिटेन एज प्लस माइनस n इंटू ई। देख सकते हैं आप, ये जो बॉक्स में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, n इंटीजर है, चार्ज ऑन एनी बॉडी q है। मतलब q को आप सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में लिख सकते हो। ये बात समझ गया। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन इंटीग्रल नंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन को आप सिर्फ इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉट इन फ्रैक्शन। यू कैन नॉट हैव you cannot have 2.5 इलेक्ट्रॉन्स और 1.3 इलेक्ट्रॉन्स और 0.5 इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉसिबल नहीं है। ये इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रैक्शन अमाउंट में आप इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन जब भी होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो चार्ज होगा वो n इंटू ई के फॉर्म में ही होगा हमेशा, और इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जिस पे चार्ज नेगेटिव डेवलप होगा तो उस पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसको समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये दिया हुआ है, इतना चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी और गिवन टू अ बॉडी। मतलब कोई भी केस हो सकता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट से आपने इतना चार्ज रिमूव किया या फिर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इतना चार्ज दिया। एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है A, एक बॉडी है, ठीक है, और एक दूसरा बॉडी है B। इससे मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल के इसको दे दिया। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से निकाले, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से निकाले। सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से रिमूव करे और इसको ऐड किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, और यहाँ पे एज्यूम कर लो, सॉरी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया वहाँ पे प्लस क्यू, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया वहाँ पे माइनस क्यू। तो ये क्यू जो होगा वो एन ई के इक्वल होगा, ऑब्वियस है, क्यू विल बी इक्वल टू एन ई, ठीक है। और हमने कितना चार्ज डेवलप किया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या इतना चार्ज हम किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, या क्या इतना चार्ज हम किसी ऑब्जेक्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इतने चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किया। इतना चार्ज निकालने में मैंने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, या इतना चार्ज किसी बॉडी को ऐड करने में कितना इलेक्ट्रॉन्स हमने उसको दिया, ठीक है ना। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल लोगे, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई से, ठीक है। तो Q टोटल चार्ज कितना गिवन है, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रखोगे 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है, -19 कूलम, ठीक होता है। तो यहाँ से आप देखो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, ये
वो 3.2 और 1.6, यहाँ से डेसिमल को आप कैंसिल आउट करो, 32 कितना कैंसिल हो जाएगा 16 से, 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 10 टू द पावर +19, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आया, n इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। यस वी कैन डू दैट, मतलब n जो है वो इंटीजर वैल्यू आया, n का वैल्यू इंटीजर आया तो इलेक्ट्रॉन्स तो हम इंटीग्रल वैल्यू में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आता तो आपका आंसर क्या होता, नो वी कैन नॉट डू दैट। मतलब इफ n की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, इंटीजर आती है, इंटीजर आती है तो क्या आएगा आंसर, यस। और यदि n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आती है तो आंसर क्या होगा आपका, नो। ये ध्यान रखेंगे आप। अब एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, लाइक चार्जेस और सेम चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। देख सकते हैं आप, मैंने जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म किया हुआ है, मैंने यहाँ ये ब्लू कलर का जो है उसको प्लस चार्ज डिनोट किया है और जो रेड कलर का है उसे मैंने नेगेटिव चार्ज से डिनोट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस और माइनस जब है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कम हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के चार्जेज हैं, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे दोनों सेम नेचर के चार्जेज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ भी दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, चार्ज का कंजर्वेशन मतलब कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखना। चार्ज हमेशा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का ऑलवेज फिक्स रहेगा। यदि उसके पास इनिशियली कुछ चार्ज है तो उसमें आप चाहे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, वो चार्ज आफ्टर सम टाइम हमेशा फिक्स रहेगा, कभी चेंज चार्ज नहीं होने वाला। तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो ये हो गया आपका एक स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि चार्ज को हम डेवलप कर सकते हैं, डेवलप करने में और क्रिएट करने में फ़र्क है। चार्ज आप डेवलप कर सकते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप दो ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम ले लिया, दो ऑब्जेक्ट का आपने एक सिस्टम ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया बी, तो यहाँ से आपने कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाला और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे दिया, तो इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज तो अभी भी कंजर्व्ड है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, बट इस पूरे सिस्टम की बात जब आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अभी भी सेम है। तो ये ध्यान रखिए कि चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को आप सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लगभग सारे सेम है, बस उसका लैंग्वेज का डिफरेंस है, डिफरेंट नोटेशन में लिखा हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब सबका सेम है। इन एनी रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। और एक बात और है, ऑलवेज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैन अपीयर और डिसअपीयर। क्योंकि आप देख सकते हैं चार्ज अपीयर कैसे होगा, जब भी अपीयर होगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही अपीयर होगा, कहीं भी, चाहे वो नेगेटिव चार्ज अपीयर हो या नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो। जैसा कि आप देख रहे हैं ए से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, और ये इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। बट ये जितना अमाउंट में अपीयर होगा ये दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में अपीयर होगा, क्योंकि मैंने जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाला है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, जितने भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ से रिमूव किया, तो जितना चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ प्लस उतना ही इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसको दिया, तो यहाँ पे जितना चार्ज डेवलप होगा वो होगा माइनस, और दोनों इक्वल अमाउंट में डेवलप होगा। जैसा कि मेरे पास एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए, मैंने यहाँ पे 3 चार्ज स्फेयर रखे हुए हैं एक बॉक्स के अंदर, ये स्फेयर्स हैं और चार्ज स्फेयर्स हैं। इस पर +2 कूलम चार्ज है, इस पर +4 कूलम चार्ज है, इस पर -3 कूलम चार्ज है। फिर मैंने क्या किया, इस बॉक्स को पूरा सेक किया अच्छे से, इस बॉक्स को अच्छे से सेक करो और फिर क्या करो, उसके बाद इसको छोड़ दो। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि एक स्फेयर पे -5 कूलम चार्ज है, दूसरे स्फेयर पे +6 कूलम चार्ज है, तो क्या आप बता सकते हैं थर्ड स्फेयर पे कितना चार्ज होगा? बताइए। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो प्रॉपर्टी है चार्ज का वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था आप देख सकते हैं, 4 + 2 -3, 4 + 2 6 -3 कितना था, 3 कूलम चार्ज था यहाँ पे टोटल। यहाँ पे भी 3 कूलम चार्ज ही होना चाहिए,
क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम में, इस सिस्टम में जितना चार्ज है, चार्ज को मैंने कहीं से ऐड नहीं किया यहाँ पे, कहीं बाहर से, या फिर यहाँ से चार्ज इस बॉक्स को छोड़ के कहीं बाहर नहीं निकला, वो बॉक्स के अंदर है। तो टोटल चार्ज 3 कूलम था इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज 3 कूलम ही होना चाहिए। तो एज्यूम कर लो कि यहाँ पे चार्ज कितना है, Q है, तो -5 + 6 + Q, ये कितना होना चाहिए, ये 3 कूलम के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से इजीली आप Q फाइंड कर सकते हो। 6 - 5 कितना आ गया, 1, तो Q कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे 2 कूलम ले लो, 6 × 8, 8 - 5 3, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 3 कूलम, 2 कूलम। तो इस बॉक्स पे चार्ज कितना, इस बॉल पे चार्ज कितना होगा, 2 कूलम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम चार्जिंग मेथड्स के बारे में। चार्जिंग मेथड्स हमारे पास 3 हैं, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन, सेकेंड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बात करते हैं सबसे पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन की। तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन होता कैसे है। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। जब आप दो, एक्चुअल में ये जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है ये होता है फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करने के लिए हम ऐसे इस फॉर कंडक्टिंग बॉडी, और यू कैन से मेटल और मेटेलिक बॉडी और कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स के लिए हम ये यूज करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और इस मेथड में हम करते क्या है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। जब आप दोनों को एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे, तो जब भी कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज होगा वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ चार्ज मेटल बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर अनचार्ज मेटल बॉडी विच इज न्यूट्रल, चार्ज फ्लोज टुवर्ड्स न्यूट्रल बॉडी। जैसे कि आप देखो कैसे होता है यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर। मैंने यहाँ पे एक मेटल बॉडी लिया सपोज, ठीक है, और इस पे कुछ चार्ज है, एज्यूम कर लो यहाँ पे कुछ चार्ज है, सपोज इस पे कुछ प्लस चार्ज है, यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी है, ये है न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है, यहाँ पे चार्ज 0 है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। जब आप एक दूसरे से इसको कांटेक्ट में ला के रख देंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, ये चार्ज जो यहाँ पे है, ये चार्ज इस कांटेक्ट, चूंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो क्या होता है, वो चार्ज कंडक्शन के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, इजीली वहाँ पे चार्ज फ्लो कर सकता है। तो ये चार्ज जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होके इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चार्ज, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। जब आप इन दोनों को सेपरेट कर दोगे तो फिर इन दोनों पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस नहीं होगा सॉरी, ये चार्ज हो जाएगा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया सपोज, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है। इसमें कोई रबिंग रिक्वायर्ड नहीं है, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पे रब करने की जरूरत नहीं है। वो हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करते हैं, उसके सरफेस में जब रगड़ाई होती है तो वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे रबिंग का जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। और कंडक्टर्स विल बी चार्ज विथ सेम साइन। ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जो इसके कांटेक्ट में लाके हमने रखा उस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस होगा। मतलब जो चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज का ही ट्रांसफर हो रहा है। यदि इनिशियली ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर जो चार्ज डेवलप होता वो नेगेटिव चार्ज ही होता। ये नेगेटिव चार्ज का ही ट्रांसफर होता इस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना। इसका नाम यदि ए रख दो, इसका बी, ए बी, ए बी,
ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि कितने अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो ये हम नहीं बता सकते। इट डिपेंड्स ऑन द शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना शेप है इसका, कितना साइज है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप ये मत समझ लेना कि यदि इस पे सपोज इस पे इनिशियली 50 कूलम चार्ज है और मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को लाके कॉन्टैक्ट में रख दिया तो इस पे 25 आ गया, इस पे 25 आ गया। दिस इज नॉट मतलब दिस इज नॉट द केस कि ये हमेशा पॉसिबल होगा, ठीक है ना। जब दोनों स्फेयर सेम साइज के होंगे, बिल्कुल सेम और सेम मटेरियल के होंगे, तब जाके इक्वल अमाउंट का चार्ज जो है वो दोनों पे डेवलप होगा। बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि हमें इसके साइज और शेप के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ एक मेटल से दूसरे मेटल में, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट से दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट पे, या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, तो हमारा चार्ज जो है दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जो न्यूट्रल था वो भी चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन। और चार्जिंग बाई कंडक्शन हमेशा याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए होता है। या सपोज यहाँ पे एक न्यूट्रल, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है और यहाँ पे आप ला के एक नॉन कंडक्टर मटेरियल को आप ला के इसके कॉन्टैक्ट में रख देते हो, तो कोई भी चार्ज का ट्रांसफर इससे इस पे नहीं होगा। अगर ये मटेरियल बी, ये ऑब्जेक्ट बी जो है, स्फेयर बी जो है, यदि ये नॉन कंडक्टर है, ये इंसुलेटर का है, तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा ए टू बी। ये मटेरियल जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों मेटल होने चाहिए या कंडक्टर होने चाहिए। अब चार्जिंग बाई फ्रिक्शन की बात करते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में आपको मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे पे रब करते हैं। तो रब करने से होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो ये कैसे होता है, इसको ध्यान से समझना। एक्चुअल में जब हम रब करते हैं, जब दो सरफेस को एक दूसरे के ऊपर, तो रबिंग से थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। आपको पता है जब ठंड में आप जब अपने हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको थोड़ी सी हीट तो फील होती है ना, तो वो एक्चुअल में थर्मल एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होता है। और जब थर्मल एनर्जी क्रिएट होता है तो थर्मल एनर्जी से जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिला, वो एक्साइट हुए और वो क्या हो जाते हैं, फिर वो अपने एटम्स को लूज करते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो गई। और जब एटम्स को लूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वहाँ से एक ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आए वो नेगेटिव चार्ज हो गया और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये हम तो पहले से देखते आ रहे हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा ऑब्जेक्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने अपने केमिस्ट्री क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिसाइड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी मटेरियल, कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है, उतनी एबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल्स हैव पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये बात ध्यान रखना, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी कम है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन किसके लिए हम यूज करते हैं, इंसुलेटर्स के लिए। इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए हम चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का यूज करते हैं। साथ साथ एक बात और ध्यान में रखना, ये जो फ्रिक्शन की बात हम कर रहे हैं, इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट क्या थे, न्यूट्रल थे। इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे और अब दोनों चार्ज हो गए। अगर इनमें से ये ए और बी दोनों ही कंडक्टर होंगे तो ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से आप चार्ज को डेवलप नहीं कर पाओगे अगर दोनों ही कंडक्टर होंगे। सपोज आपने दो मेटालिक स्फेयर को आपस में रब किया तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हो गए, बट वो क्या होगा, फिर से एक दूसरे को रीअरेंज कर लेंगे और दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। वो न्यूट्रल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उनमें इजीली होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मटेरियल में फ्लो कर सकते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो जाएगा बट वो तुरंत न्यूट्रल भी हो जाएंगे। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के लिए कम से कम एक मटेरियल का एक ऑब्जेक्ट का नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज ऑन बोथ साइड रिमेन सेम, ये भी क्लियर होगा आपको। इट इज़ क्वाइट एविडेंट। क्यों एविडेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही हो रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन तो ये गेन करेगा। तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इधर से लूज हुआ और वही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप होगा दोनों पे, एक पे पॉजिटिव होगा और एक पे नेगेटिव होगा।
वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको समझाया था। क्या, टू कंडक्टर्स कैन नेवर बी चार्ज बाई फ्रिक्शन, एटलीस्ट वन बॉडी मस्ट बी इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। ठीक है, अब चलते हैं, अपना लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, इसमें हम बिना कांटेक्ट, मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हम चार्ज को इंड्यूस करते हैं। एक आपका मटेरियल जो होगा वो पहले से चार्ज होगा और दूसरा जो है वो न्यूट्रल होगा, और फिर भी हम उन दोनों को बिना कांटेक्ट में लाए हम उसको चार्ज करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा अभी देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक मेटल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और इसके पास में हमको लाना है एक चार्ज। सपोज इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इसको नज़दीक में लाओगे तो इसमें होगा क्या, जब ये दोनों पास में आएंगे, सपोज मैं इसको थोड़ा सा पास इसको ड्रॉ करता हूँ इस फिगर को, तो जब ये दोनों पास में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो ऐसा नहीं है कि इसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज है बट इक्वल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज इसके अपोजिट फेस पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएंगे। ये बात समझ रहा है ना, तो सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये आ गए इसके इस पॉजिटिव चार्ज के नियर बाई सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम्स को लूज करके आ रहे हैं उन एटम्स पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको यहाँ से हटाइए नहीं, इसको यहीं पे रखिए और यहाँ पे क्या कीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए अर्थ से। जब आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जब आप इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि अर्थ क्या है, इट्स सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और ये इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वो इसको न्यूट्रल कर देगा। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया पॉजिटिव और यहाँ पे आ गया फाइनली नेगेटिव। तो इस तरीके से आप चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस। तो प्रोसेस, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर चार्ज बॉडी विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। ये ध्यान रखना है, इसने अपना कोई भी चार्ज लूज नहीं किया, इससे कोई भी चार्ज का ट्रांसफर इसमें नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। ये जो इसको आप कह सकते हो स्टिमुलेटिंग बॉडी। ये क्या है, स्टिमुलेटिंग बॉडी, मतलब ये क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है, ये इंड्यूस कर रहा है चार्ज को, इसलिए इसको स्टिमुलेटिंग बॉडी कह रहा है। सेकंड क्या पॉइंट है, द इंडक्शन बाय इंडक्शन द चार्ज डेवलप विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द चार्ज ऑन स्टिमुलेटिंग बॉडी। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है क्यों, क्योंकि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को ही तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे सपोज ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता, ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता, नेगेटिवली चार्ज होता, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते वो इस सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता। उसके बाद हम क्या करते, फिर से इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं अर्थ में, और ये फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है, जो नेचर का चार्ज है, तो वो अपने अपोजिट नेचर के चार्ज को इंड्यूस करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडक्शन by induction the charge develop will always be opposite to the charge on the stimulating body। ठीक है, एक और सिनारियो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एज्यूम कर लो कि यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और ये मेटालिक स्फीयर है। मेटालिक स्फीयर पे चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पे होता है,
ये ध्यान रखना। ये क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बस आप ये जान लो कि मेटालिक सरफेस पे चार्जेस जो है वो हमेशा उसके आउटर स्फेयर पे होते हैं, आउटर सरफेस पे होते हैं। उसके इनसाइड मटेरियल में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, रिसाइड नहीं करते हैं। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल और मेटालिक बॉडी। चाहे वो मेटल का सरफेस एरिया जो है या उस मेटल का शेप और साइज किसी भी तरह का हो, इट डजेंट मैटर। वो स्फेयर हो, वो रेक्टेंगुलर क्यूब हो या कुछ भी हो, किसी भी शेप का हो, हमेशा जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे ही लाई करता है। ठीक है, तो ये और इस पे जो है यूनिफॉर्मली चार्ज, ये मेटल है और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके नज़दीक में एक दूसरा चार्ज लेकर आना है। सपोज यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक में लाया तो क्या होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में करेगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में करेगा क्या, जो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अवेलेबल थे वो उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। या आप ऐसा कह सकते हो, या फिर आप एक ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे, इन पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जिन एटम्स को लूज करके, जिन एटम से ये बाहर निकल के इस तरफ आ रहे हैं, उस एटम पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं ना आप, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाने से क्या इफेक्ट पड़ा कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। किधर, अपोजिट फेस पे, फ्रंट, इसके फ्रंट पे जो फेस है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जो इधर ट्रांसफर होकर आए वो इन पॉजिटिव चार्ज को क्या किए, न्यूट्रल कर दिए। सिमिलर केस होगा यदि आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ला के रखोगे, तो उस केस में क्या होगा, यदि आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ला के रखते हो तो क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं जब नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज को, जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। या फिर आप ये कह सकते हो, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट तो होता नहीं है, ओनली मूवमेंट पॉसिबल है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर इस तरफ जाएंगे, तो यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको ये क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। और इस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो क्रिएट कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज थे ही, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएंगे, इस तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो फाइनल फिगर हमें मिलेगा इस केस में, जो फाइनल हमें फिगर मिलेगा, सॉरी, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, जो फाइनल फिगर मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको, इसके अपोजिट फेस पे, आप ये कह सकते हो। ठीक है, और इस वाले केस में जो हमें फाइनल फिगर मिलेगा, तो इस वाले केस में हमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा, फ्रंट फेस पे, जिस तरफ नेगेटिव चार्ज प्लेस किया था हमने। मतलब इस वाले फेस पे, फ्रंट फेस पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और यहाँ पे अपोजिट फेस पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्टे विथ अस एंड कीप वॉचिंग।